Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, अभी 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 मून पे लैंड हुआ है। चंद्रयान-3 मिशन हमें मून के बारे में ऐसी जानकारी दे सकता है जो ह्यूमैनिटी के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है। पर आज अपन इस चंद्रयान-3 मिशन की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी स्पेस मिशन की बात करेंगे। आज अपन मून से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा पेचीदा, सबसे ज्यादा पुराने सवालों का जवाब देंगे। पहला, मून कैसे बना। दूसरा, मून का साउथ साइड हमें क्यों नहीं दिखता। कई लोग अलग अलग तरीके से मून के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, पर अपन सबसे ज्यादा वेल रिसर्च और साइंस बैक एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, द ग्रेट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। 1970s में विलियम के हार्टमैन और डोनाल्ड डेविस, इन दो साइंटिस्ट ने पहली बार इस थ्योरी को सामने रखा था। इन दोनों ने प्रपोज किया कि मून किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा के फॉर्म हुआ है। 1970s में ये थ्योरी का बेसिस फॉर्म हुआ। अगले 50 साल तक इसके ऊपर रिसर्च चलती गई। काफी ज्यादा अलग अलग साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पे और भी रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और भी ज्यादा फैक्ट्स को प्रूव करना शुरू कर दिया। ये 2000 के आसपास कंप्यूटर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। द ग्रेट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को कंप्यूटर के थ्रू सिमुलेशंस में रन करना शुरू कर दिया गया और काफी ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशन और 50 साल की रिसर्च के बाद द ग्रेट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को मून की फॉर्मेशन का बेस माना गया है। आज से करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का साइज आज से काफी ज्यादा बड़ा था और अर्थ की ऑर्बिट पे सन को एक और प्लेनेट रिवॉल्व किया करता था जिसका नाम था थिया। थिया प्लेनेट मोटा मोटी मार्स के साइज के था, यानी एस्टिमेटली अर्थ का साइज थिया से 2 गुना बड़ा था। ये दोनों प्लेनेट सन के अराउंड एक ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व किया करते थे। कुछ मिलियन साल तक एक साथ एक ही ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व करने के बाद थिया और अर्थ का कोलिजन हो जाता है। कोलिजन में थिया के चिथड़े उड़ जाते हैं। थिया का बहुत थोड़ा सा ही मास बचता है और ये मास अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। विद टाइम इस पे डस्ट, रेसिड्यू और खुद अर्थ के पार्टिकल्स जो कोलिजन के समय अलग हुए थे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और काफी साल के कंप्रेशन और कलेक्शन के बाद अर्थ के अराउंड एक नई सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व होना चालू हो जाती है जिसको आज हम लोग मून कहते हैं। अब तुम लोगों को मन में एक डाउट आ रहा होगा, अर्थ तो थिया टकरा, तो थिया का जो थोड़ा सा मास निकला वो खुद से अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करने लगा। देखो, इसके पीछे एक फिजिक्स का बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसको कहते हैं टाइडल लॉकिंग। इसको अपन लोग बेब्लेड्स के थ्रू समझेंगे। अब देखो, इस एग्जाम्पल में 2 बेब्लेड से, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। रेड वाले का मास ब्लू वाले से ज्यादा तो अपन रेड वाले को अर्थ समझ लेते हैं और हल्के वाले को समझ लेते हैं थिया। अब देखो, प्लैनेट्स बेब्लेड की तरह 2 तरीके से घूमते हैं, पहला रोटेशन, दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन यानी खुद की एक्सिस पे गोल घूमना, रोटेशन ही है जिसके चक्कर में अर्थ पे रोज डे एंड नाइट होती है। अब देखो, जो रेवोल्यूशन होता है उसका मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल घूमना। हमारे जितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम है वो सन के अराउंड गोल घूमते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग रेवोल्यूशन। अब देखो, जैसे थिया और अर्थ, लाल और ब्लू बेब्लेड एक दूसरे से टकराते हैं तो देखो होता क्या है। तुम लोगों ने नोटिस किया, जो ब्लू वाला बेब्लेड थिया है, जो हल्का बेब्लेड है, वो रेड बेब्लेड के अराउंड खुद ब खुद रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। जैसे रेड और ब्लू बेब्लेड की टक्कर होती है, दोनों की स्पीड रिलेटिवली काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और जो हल्का वाला बेब्लेड होता है भारी वाले के अराउंड घूमना शुरू कर देता है, अपना खुद को ऑर्बिट क्रिएट कर लेता है। बस इसी को बहुत सीधी भाषा में टाइडल लॉकिंग कहते हैं। बस इसी को तुम कॉस्मिक लेवल पे लेके जाओ, बेब्लेड्स की जगह प्लैनेट्स हो जाएंगे जिनका साइज और मास बहुत ज्यादा बड़ा और रोटेशन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी। और टाइडल लॉकिंग फिनोमिनन के कारण जो लाइटर मास से हेवियर मास के अराउंड खुद एक ऑर्बिट क्रिएट करके रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये था जायंट इंपैक्ट फिनोमिनन कि कैसे मून बना और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हुआ। इस चीज के कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। देखो, लूनर रॉक्स और अर्थ रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया गया। पहले के अपोलो मिशन हुए तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ काफी ज्यादा मून के टुकड़े अर्थ लिए आए थे। लूनर रॉक्स और अर्थ रॉक्स के कंपोजिशन में पता चला कि दोनों का आइसोटोपिक कंपोजिशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो दोनों रॉक्स के बीच में काफी ज्यादा आइसोटोपिक सिमिलैरिटीज भी देखी गई है। मून रॉक्स के ऑक्सीजन के आइसोटोप के रेशियो अर्थ की रॉक्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। बहुत बड़ा एविडेंस है जिससे पता चलता है कि थिया और अर्थ भली अलग अलग एंटिटीज थे पर इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था। अब देखो, जो मून है उसका कोर उसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा छोटा है और मून के कोर का उसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा छोटा होना एक ही चीज से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो मून का कोर है वो टूट के कहीं बिखर गया था और जो कोर का डिस्ट्रॉय होना किसी इंपैक्ट और कोलिजन के टाइम पे ही पॉसिबल है। सिर्फ इन 2 साइंटिफिक एविडेंसेस ने जायंट इंपैक्ट थ्योरी को काफी ज्यादा वजन दिया है। अब अपन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, मून का सिर्फ एक साइड हमें क्यों दिखता है।
अब देखो ऐसा नहीं है कि मून के डार्क साइड को डार्क साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस साइड पे कभी धूप पड़ती नहीं है, उस साइड पे धूप भली पड़ती है बस हमको नहीं दिखती। देखो मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन एक ही टाइम पे कंप्लीट होता है, यानी मून को अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं और मून पे एक दिन कंप्लीट होने में भी 27 दिन ही लगते हैं। ये जो इफेक्ट है होस्ट प्लैनेट्स और मून के बीच में टाइडल लॉकिंग के बाद देखा जाता है, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज रोटेशन। इसे रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड सेम होने के कारण हमें मून का सिर्फ एक ही साइड बार बार दिखता है। अब देखो ऐसा भी नहीं हमें मून का साउथ पोल बिल्कुल नहीं दिखता, फुल मून वाले दिन हमें मून के साउथ पोल का 9% हिस्सा दिखाई देता है, बचा कुछ 41% हमें आज तक नेकेड आई से अर्थ से नहीं दिखाई दिया है। अब देखो सिंक्रोनाइज रोटेशन को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा करो, अपने दोस्त को पकड़ो, दोस्त को बुलाओ, बोलो कि वो घूमने वाली कुर्सी पे बैठो, दूसरी कुर्सी पे तुम बैठे और फिर दोनों एक साथ घूमना शुरू हो, तो दोनों एक ही एक्सेस पे रोटेट करोगे पर दोनों एक दूसरे को जब भी देख पाओगे जब आमने सामने होगे। अब तुम्हें दिख नहीं रहा है, मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा दोस्त रोटेट नहीं कर रहा, वो भी रोटेट कर रहा है, बस तुम्हें जब भी देख रहा है जब तुम्हारी आंखें उसके सामने आ रही है। अब देखो मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों 27 दिन का होता है, इसलिए तुम्हारा जो फुल मून और न्यू मून की साइकिल है दोनों में 14 दिन का फर्क होता है, यानी मून का आधा दिन। इसलिए जो चंद्रयान 3 के मिशन में हमारा प्रज्ञान रोवर गया है वो सिर्फ 14 दिन के लिए ऑपरेट कर पाएगा लगातार, और इसी 14 दिन के टाइम पीरियड में प्रज्ञान रोवर को अपना काम करना पड़ेगा क्योंकि 14 दिन के लिए प्रज्ञान रोवर को साउथ पोल पे धूप मिलेगी और बाकी के 14 दिन में मून के साउथ पोल का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। देखो जो बाकी प्लैनेट्स है ज्यादातर उनके भी मून की रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड एक ही होती है। प्लूटो और उसका मून चेरॉन टाइडल रॉकिंग और सिंक्रोनाइज रोटेशन का बिहेवियर शो करते हैं और इस सेम पैटर्न सैटर्न के चारों मून, जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून और यूरेनस के सारे मून भी फॉलो करते हैं। अब देखो जो प्लैनेट्स और मून टाइडल लॉकिंग शो नहीं करते वो लोग धीरे धीरे टाइडल लॉकिंग स्टेट में आने लगते हैं क्योंकि जो होस्ट प्लैनेट होता है जिसका मास अपने मून से काफी ज्यादा बड़ा होता है वो अपने मून पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की स्पीड को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है डिपेंडिंग की मून की रोटेशन की स्पीड कैसी है। अगर होस्ट प्लैनेट से ज्यादा है तो स्लो करेगा और कम है तो बढ़ा देगा। ये थे मून से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पुराने सवाल के जवाब। ये वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन करके बताना। तुम लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे चाहोगे बना देंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा, डिस्कॉर्ड पे जाकर तुम लोग मुझे मैसेज कर देना, तुम लोगों को भी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और हाँ भाई तुम लोग मेरे 500 सब्सक्राइबर भी कर दो, हम लोग बहुत ज्यादा पास से 500 के।